हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस प्लेलिस्ट जहां पर हम डेटा विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर को समझ रहे हैं। ये मेरे मास्टर्स के एक माइनर प्रोजेक्ट का हिस्सा था जो मैंने गूगल की और चैट जीपीटी की हेल्प से बनाया था। तो उसको हम अच्छे से देखने वाले हैं और समझने वाले हैं। इस वीडियो में डेटा हैंडलर को हम समझेंगे, जो हमारा डेटा हैंडलर का मॉड्यूल जो हमने बनाया है। ये बेसिकली हमारा जो पूरा डेटा है उसको हैंडल करता है, उसको लोड करने का काम है, उसे वैलिडेट करता है, उससे कॉलम्स निकालता है, रोज डिस्प्ले करता है, उसमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स को सेट करने के मेथड्स हैं। और वैसे ही बहुत सारे इसमें फंक्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे और वही मैं इसमें एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि इन सब का क्या काम है। मेरा समझाने का तरीका थोड़ा सा ऐसा रहेगा कि मुझे बहुत कुछ नहीं मालूम है, तो इसमें मैं ऐसे समझाऊँगा कि जो भी चीज़ होगी मैं उसको गूगल करूँगा आपके सामने ही, और फिर उस चीज़ को अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। मैं ये मानता हूँ कि इस प्रोसेस से मुझे भी अच्छे से समझ आएगा और मैं आपको भी अच्छे से समझा पाऊँगा। शुरू में देखेंगे तो हम दो लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट कर रहे हैं, एक है पांडास और एक है sklearn। और उस sklearn में से प्री प्रोसेसिंग, जिसमें से हम स्टैंडर्ड स्केलर और मिन मैक्स स्केलर को इंपोर्ट कर रहे हैं। अभी कौन कौन सी लाइब्रेरीज़ हैं ज़रा देखते हैं। पहले हम पांडास देखें तो ये एक डेटा एनालिसिस की लाइब्रेरी है। उसकी जो हम वेबसाइट खोलेंगे तो उसमें हमें बहुत कुछ मिल जाएगा, उसके डॉक्यूमेंटेशंस हैं, उसकी गेटिंग स्टार्टेड पेज एंड एवरीथिंग एल्स। ये एक बहुत अच्छी और बहुत ही पॉपुलर लाइब्रेरी है जो डेटा साइंस में काम आती है। इसमें बहुत सारे ऐसे टूल्स मिल जाते हैं जिससे डेटा एनालिसिस बहुत ईजी हो जाती है। सेकेंडली हमारे पास है sklearn इज़ scikit-learn का शॉर्ट फॉर्म sklearn है जो हम इंपोर्ट करते हैं। यह है उसका डॉक्यूमेंटेशन पेज। यहाँ पे भी हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती कि ये किस काम आता है। तो scikit-learn एक बहुत ही अच्छी लाइब्रेरी है मशीन लर्निंग के लिए। इसमें आपको बहुत सारे क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन, ऐसे क्लस्टरिंग के लिए बहुत सारे एल्गोरिथम्स मिल जाते हैं, जिसकी हेल्प से हमारा जो मशीन लर्निंग का और जो डेटा एनालिसिस का पार्ट है वो बहुत आसान हो जाता है। तो उसमें से हम स्टैंडर्ड स्केलर और मिन मैक्स स्केलर यूज़ करेंगे। आपने इसका इंट्रोडक्शन वीडियो देखा होगा तो आप समझ जाएंगे कि वो हम क्यों यूज़ कर रहे थे। तो अब यहाँ से हम डेटा हैंडलर को अच्छे से देखते हैं। यहाँ पे हम क्लास यूज़ कर रहे हैं डेटा हैंडलर के लिए। अब क्लास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में यूज़ होता है, तो उसे भी अच्छे से समझ लेते हैं। गीक फॉर गीक्स एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। यहाँ पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ सकते हैं हम। ऐसी बहुत सारी और वेबसाइट्स हैं जैसे कि W3 स्कूल्स या फिर जावा टी पॉइंट। वहाँ पे भी हम बहुत सारे अलग अलग प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ सकते हैं। मैं यहाँ से आपको ऊप्स का यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। तो जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, यानी कि हम कोई भी ऑब्जेक्ट जब हम प्रोग्रामिंग के अंदर यूज़ करते हैं उसे कहते हैं। ऊप्स की हेल्प से हम रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि इनहेरिटेंस हो गई या फिर पॉलीमॉर्फिज्म हो गया। ऐसी चीज़ें हम प्रोग्रामिंग में कर सकते हैं। इसके कुछ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे कि क्लासेस है, ऑब्जेक्ट्स है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन है, एनकैप्सुलेशन है, और भी कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। ये सारी चीज़ें बहुत हेल्प करती है एक अच्छे प्रोग्राम को बनाने के लिए। हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी इसलिए किया है ताकि हम डेटा को सेपरेट कर सके और हर एक अलग अलग फंक्शन को इंडिविजुअली यूज़ कर सके। जैसे कि हमारे पास इनिशियलाइजेशन का एक फंक्शन है, उसके बाद हमारे पास फाइल लोड करने के लिए एक फंक्शन है, उसके बाद वैलिडेट करने के लिए एक फंक्शन है। अब इस फाइल में हमने एक क्लास बनाई जिसका नाम लिखा डेटा हैंडलर, और वो ही क्लास हम इस पूरी फाइल में यूज़ करने वाले हैं। और इस क्लास के हमने बहुत सारे इंस्टेंसेस बनाए थे। पहले तो इनिशियलाइज़ किया गया, उसके बाद इसमें जैसे लोड फाइल इंस्टेंस बनाया, उसके बाद वैलिडेट डेटा बनाया, उसके बाद गेट कॉलम बनाया। ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस इसमें बना के हमने रखा है। और ये जो सारे इंस्टेंसेस हैं हम उसे हमारे main.py जो हमारा CLI वाला सॉफ्टवेयर है उसमें यूज़ करेंगे, और उसके साथ साथ qtapp.py में भी जो हमारा GUI वाला सॉफ्टवेयर है उन दोनों में यूज़ करने वाले हैं। तो लोड फाइल को पहले समझते हैं। इसमें ट्राई और एक्सेप्ट केस भी है। इसके बीच में कंडीशनल्स हैं कि अगर CSV फाइल है तो हमारा pd.read CSV यूज़ होगा। pd हमारा पांडास है और पांडास में से हम रीड CSV यूज़ कर रहे हैं ताकि हमें CSV फाइल मिल जाए, और उसे हम मेन डेटा में स्टोर कर रहे हैं जो हमारा सेल्फ में रहेगा। उसी के साथ साथ हम फाइल टाइप को भी CSV डिफाइन कर दे रहे हैं। अगर CSV नहीं है तो वह XLSX फाइल को चेक करेगा, और अगर वो निकलता है तो फिर पांडास का रीड एक्सेल मॉड्यूल यूज़ करेगा और उसे फिर मेन डेटा में स्टोर करेगा, और उसके साथ हमारा XLSX वाला जो स्ट्रिंग है उसे भी फाइल टाइप में स्टोर करेगा।
और अगर ये दोनों नहीं मिलते हैं तो एक वैल्यू एरर को रेज करेगा कि अनसपोर्टेड फाइल टाइप, प्लीज़ यूज़ अ CSV और XLSX फाइल। फिर हमारा जो डेटा है उसे वैलिडेट करेगा। अब ये जो सेल्फ डॉट वैलिडेट है वो अभी तक हमने यूज़ नहीं किया है, लेकिन लोड फाइल के बाद हमने एक अलग से इंस्टेंस बनाया है जो वैलिडेट डेटा है। इसमें ये डेटा को वैलिडेट करता है कि ये यूजेबल है कि नहीं। तो अगर जो मेन डेटा है जो यहाँ पे स्टोर हुआ था वो मेन डेटा अगर नन है या फिर एम्प्टी है तो फिर वो एक एरर रेज करेगा कि डेटा नॉट फाउंड। और अगर वो डेटा है और उस डेटा में 2 से कम कॉलम्स हैं तो फिर वो एक अलग एरर रेज करेगा जिसमें फाइल मस्ट कंटेन एटलीस्ट 2 कॉलम्स। क्योंकि हम एक डेटा विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो 2 कॉलम्स का होना ज़रूरी है ताकि हम अच्छे से विजुअलाइज कर पाए। तो लोड फाइल में जब डेटा वैलिडेट हो जाएगा तो वो इस डेटा को रिटर्न करेगा। और अगर ये लोड फाइल किसी भी रीज़न से इस फाइल को लोड नहीं कर पाएगा, जिसमें जो भी एरर रहेगा वो इसमें लिखा आ जाएगा। वैलिडेट डेटा वाला भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। उसके बाद है गेट कॉलम्स। गेट कॉलम्स क्या करता है, वो ये चेक करता है कि पहले हमारा मेन डेटा जो है वो नॉट नन है, यानी कि वो खाली नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर वो डेटा के जो कॉलम्स है उसको डिस्प्ले करेगा। और अगर मेन डेटा नन होता है तो फिर वो वैल्यू एरर रेज करेगा कि नो डेटा लोडेड। ऐसा हो सकता है कि कई बार जो डेटा है वो खाली हो तो उसकी वजह से वैलिडेट डेटा में ही पहले समझ आ जाएगा। और ये जो गेट कॉलम्स हैं वो सिर्फ यहाँ तक लिमिटेड नहीं है, आगे जाके हम जो ट्रांसफॉर्मेशन करने वाले हैं अगर उसकी वजह से डेटा नन हो जाए तब ये गेट कॉलम्स काम आने वाला है। उसके बाद है डिस्प्ले रोज, जिसमें 2 पैरामीटर्स हैं, एक तो सेल्फ जो रहता ही है और दूसरा है नंबर ऑफ रोज जो इंट रहेगा। तो पहले ये डिस्प्ले रोज कुछ चीज़ें वैलिडेट करेगा, जैसे सेल्फ डेट अगर मेन डेटा नन है तो फिर वैल्यू एरर रेज करेगा। अगर जो नंबर ऑफ रोज़ है वो 0 है या फिर उससे कम है तो फिर वो एक वैल्यू एरर रेज करेगा। ये कुछ सिनेरियोज में पॉसिबल हो सकता है जो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद भी हो सकता है, तो इसीलिए यूज़ किया गया है। तो ये सब होने के बाद टोटल रोज़ में एक वैल्यू स्टोर होगी जो हमारा मिनिमम वैल्यू होगा नंबर ऑफ रोज़ में से जो हम एंटर करने वाले हैं और मेन डेटा की लेंथ में से। तो मेन डेटा में जितने रोज़ हैं वो टोटल रोज़ से और नंबर ऑफ रोज़ जो हम एंटर करेंगे उन दोनों में से जो भी मिनिमम वैल्यू होगी वो टोटल रोज़ में स्टोर होएगी। और फिर वो टोटल रोज़ यहाँ पे प्रिंट करने के काम आएगा। प्रिंट में हम मेन डेटा का हेड यूज़ करने वाले हैं, यानी कि जो पहली कुछ वैल्यूज़ है वो डिस्प्ले करेंगे। लेट्स से हमारे मेन डेटा में 10 रोज़ है और हम नंबर ऑफ रोज़ जो इनपुट करेंगे वो 5 है, तो इन दोनों के जो मिनिमम वैल्यू है वो 5 होगी। तो उसे प्रिंट करने से हम मेन डेटा के पहले 5 रोज़ को प्रिंट करेंगे। इनकेस हमारे मेन डेटा में 10 रोज़ हैं और हम नम रोज़ की वैल्यू 15 लिखते हैं तो इन दोनों का मिनिमम वैल्यू 10 रहेगा, यानी कि ये पूरे के पूरे 10 रोज़ को डिस्प्ले करेगा। फिर हमारा अगला इंस्टेंस है सेट डिपेंडेंट वेरिएबल। ये हमारे डेटा में से डिपेंडेंट वेरिएबल को सिलेक्ट करने के लिए यूज़ होगा। तो उसमें सबसे पहले एक चीज़ चेक होएगी, अगर एक वेरिएबल सेल्फ डॉट गेट कॉलम्स में नहीं है तो वैल्यू एरर रेज होएगा। इस सेट डिपेंडेंट वेरिएबल के 2 इंस्टेंसेस हैं, एक सेल्फ और दूसरा वेरिएबल। जो वेरिएबल स्ट्रिंग रहने वाला है वो स्ट्रिंग हम इनपुट करने वाले हैं। तो पहले ये चेक करेगा कि वो पर्टिकुलर स्ट्रिंग गेट कॉलम्स में है या नहीं। गेट कॉलम्स में हमने देखा था कि वो हमारे मेन डेटा के कॉलम्स को रिटर्न करता है। तो यानी कि अगर हमारा जो पर्टिकुलर स्ट्रिंग जो हमने इनपुट किया है वो अगर गेट कॉलम्स में नहीं है तो फिर एक वैल्यू एरर रेज होएगी। और अगर वो स्ट्रिंग हमारे गेट कॉलम्स में है तो वो डिपेंडेंट वेरिएबल के नाम से स्टोर होएगा। फिर ये इंस्टेंस उस चीज़ को प्रिंट भी करता है कि जो हमारा वेरिएबल जो हमने इनपुट किया था वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। और सिमिलरली हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को भी स्टोर करते हैं। अब क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स बहुत सारे हो सकते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा लेंथ बढ़ जाता है। अब हमारा इसमें पहला कंडीशनल जो है वो है एज इंस्टेंस का, वो देखते हैं कि क्या है। तो पाइथन में जो एज इंस्टेंस फंक्शन है वो ट्रू रिटर्न करता है अगर जो स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट है वो एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड टाइप का है, यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसका टाइप स्पेसिफाइड टाइप से मैच करना चाहिए, नहीं तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो जो हमारा वेरिएबल रहेगा अगर वो स्ट्रिंग टाइप का रहेगा तब हम हमारे इनपुट को मॉडिफाई कर पाएंगे। मॉडिफिकेशन कैसा होगा, जो हमारा वेरिएबल है उसको हम पहले स्प्लिट करेंगे और स्प्लिट में हम कॉमा यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम जो बहुत सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स टाइप करने वाले हैं वो कॉमा के थ्रू सेपरेट होएगा। और ये सिर्फ तभी होगा जब कॉमा उसमें प्रेजेंट होगा। इनकेस हम सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल डालते हैं तो कॉमा डालने का सेंस बनता नहीं है। अगर उसमें एक भी कॉमा होगा तो कॉमा से हम स्प्लिट करेंगे, अगर कॉमा नहीं होगा तो हम उस वेरिएबल को डायरेक्टली एक लिस्ट में डाल देंगे। ऐसा करने के बाद जो वेरिएबल है उसे लिस्ट के अंदर स्ट्रिप करेंगे। ये फॉर लूप का एक सिंगल लाइन कोड है
जिसमें हम हमारे इनपुट वेरिएबल्स के अंदर वैर को देखेंगे और वैर को स्ट्रिप करेंगे। मतलब हर एक स्ट्रिंग जो यहाँ पे स्प्लिट हुई थी उसको स्ट्रिप करने वाले हैं। जो स्ट्रिप होता है वो हमारे वाइट स्पेसेस को हटा देता है। तो जैसे हम कॉमा लगाने के बाद कोई स्पेस दबाते हैं तो वो स्पेस को वो हटा सकता है, जिससे इस प्रोग्राम को हमारे कॉलम्स को आइडेंटिफाई करने में डिफ़िकल्टी नहीं होगी। उसके बाद कुछ और कंडीशनल्स हैं, जैसे कि पहला है, अगर हमारे सारे वेरिएबल्स गेट कॉलम्स में नहीं हैं तो फिर वो इस वैल्यू एरर को रेज करेगा कि वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर नॉट वैलिड नेम्स, यानी कि हमने कोई स्पेलिंग मिस्टेक करी होगी या फिर कुछ ऐसा वेरिएबल इनपुट किया है जो हमारे डेटा में नहीं है। और दूसरा कंडीशनल ये है कि हम अगर डिपेंडेंट वेरिएबल को भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल बनाना चाहेंगे तो उसके लिए भी एक वैल्यू एरर रेज होएगी, क्योंकि हम डिपेंडेंट वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरह यूज़ नहीं कर सकते हैं। जब ये सब हो जाएगा तो हम हमारे वेरिएबल्स को इंडिपेंडेंट वेरिएबल नाम में स्टोर करेंगे और फिर अगली लाइन उसे प्रिंट करके हमें डिस्प्ले भी करेगी। फिर है डिस्प्ले सिलेक्टेड वेरिएबल्स, ये उसको शॉर्ट में करके लिखा है। इसमें दो कंडीशनल्स आते हैं। सबसे पहले, अगर डिपेंडेंट वेरिएबल नन है, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल सेट नहीं हुआ है, तो वो एक वैल्यू एरर रेज करेगा, यही बताते हुए कि डिपेंडेंट वेरिएबल सेट नहीं है। और सिमिलरली अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भी सेट नहीं हुए हैं तो उसके लिए भी एक वैल्यू एरर रेज होएगी। ये हमारे GUI प्रोग्राम में बहुत काम आने वाला है। अब हमारा जो सिलेक्टेड वेरिएबल्स हैं उसे डिस्प्ले करना है। सबसे पहले हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो, और उसके साथ साथ हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल्स को हमने लिस्ट बना के इसलिए लिखा है क्योंकि हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ऑलरेडी एक लिस्ट के अंदर हैं, तो इन दोनों को साथ में प्रिंट करने के लिए उसे लिस्ट में रखना है। फिर हम जब उसे प्रिंट करेंगे तो हमारे सारे सिलेक्टेड वेरिएबल्स एक साथ प्रिंट होंगे। उसके बाद एक और कंडीशनल है, ये पिछली बार से थोड़ा सिमिलर है, कि हमारे सिलेक्टेड वेरिएबल्स में से कोई सा भी वेरिएबल अगर मेन डेटा के कॉलम्स में नहीं है तो फिर ये वैल्यू एरर रेज होएगी। वन और मोर सिलेक्टेड वेरिएबल्स आर नॉट वैलिड नेम्स। जब ये कंडीशन चेक हो जाएगी उसके बाद फिर हमारे मेन डेटा में से सिलेक्टेड वेरिएबल्स के कॉलम्स को हम कॉपी करेंगे हमारे यूजेबल डेटा में और फिर उस यूजेबल डेटा के एक हेड को प्रिंट करेंगे। फिर एक और कंडीशनल है कि अगर हमारा यूजेबल डेटा किसी रीज़न से एम्प्टी हो जाता है तो उसके बाद एक और वैल्यू एरर रेज होएगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो नॉर्मली यूजेबल डेटा के हेड को प्रिंट करेंगे। अब इस प्लेलिस्ट के इंट्रोडक्शन में अगर आपने नोटिस किया होगा तो हमने डेटा प्रीव्यू को 2 बार देखा था। ये इसलिए हो रहा था क्योंकि हमारा यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट 2 बार यूज़ हुआ है। इसको हम फिक्स कर सकते हैं, या तो इसे डायरेक्टली हम हटा सकते हैं या फिर कमेंट आउट कर सकते हैं। अभी के लिए मैं इसे रहने दूंगा। देखते हैं हमारे अगले इंस्टेंस को जो है गेट यूजेबल कॉलम्स। ये गेट यूजेबल कॉलम्स बनाने की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी थी, ये हमें बाकी के इंस्टेंसेस देखकर और बाकी के फाइल्स को देखकर समझ आएगा। अभी के लिए इस इंस्टेंस को देखते हैं। तो इसमें जो यूजेबल डेटा है अगर वो नन नहीं है तो फिर वो हमारे यूजेबल डेटा के कॉलम्स की लिस्ट को रिटर्न करेगा, और अगर वो यूजेबल डेटा नन होता है तो फिर वो एक वैल्यू एरर रेज करेगा। अब हमें अलग अलग न्यूमेरिकल कॉलम्स और कैटेगोरिकल कॉलम्स चाहिए, तो उसके लिए 2 इंस्टेंसेस बनाए गए हैं। गेट न्यूमेरिकल कॉलम्स में देखें तो उसमें हम यूजेबल डेटा में से जितने भी न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं उसकी लिस्ट बना के उसे स्टोर कर रहे हैं न्यूमेरिक कॉलम्स में, और फिर उस न्यूमेरिक कॉलम्स को रिटर्न कर रहे हैं। और सिमिलरली कैटेगोरिकल कॉलम्स के लिए भी किया गया है, जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि अगर कैटेगोरिकल वेरिएबल्स एनकोडेड हैं तो हम कैटेगोरिकल कॉलम्स में सेल्फ को ही डालते हैं, और उसके बाद कैटेगोरिकल वेरिएबल्स में हम वो डेटा यूज़ करते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट्स हो या फिर कोई कैटेगरी हो, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू ना हो, उसकी लिस्ट हम स्टोर करते हैं और फिर उस कैटेगोरिकल कॉलम्स को हम रिटर्न करते हैं। यहाँ पे एक एडिशनल इंस्टेंस है जो गेट डिपेंडेंट वेरिएबल है, जिसमें हम डिपेंडेंट वेरिएबल को ही रिटर्न कर रहे हैं। उसके बाद एक और इंस्टेंस है जिसमें हम मिसिंग वैल्यूज़ को हैंडल करेंगे। अब यहाँ से हमारा डेटा क्लीनिंग और डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के मेथड्स हैं। तो हैंडल मिसिंग वैल्यूज़ में हम कुछ पैरामीटर्स देते हैं, जिसमें ऑफकोर्स सेल्फ रहेगा और एक स्ट्रैटेजी रहेगी जिसका डिफ़ॉल्ट ड्रॉप है, और एक फिल वैल्यू रहेगा जिसका डिफ़ॉल्ट नन है। तो सबसे पहली कंडीशनल उसके अंदर है कि अगर यूजेबल डेटा नन है तो एक वैल्यू एरर रेज होएगी। फिर उसके बाद अगली कंडीशनल है कि अगर हम ड्रॉप स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हैं तो यूजेबल डेटा में जितने भी मिसिंग वैल्यूज़ है उसे हम सीधे ड्रॉप कर देंगे। यूजेबल डेटा हमने यहाँ पे इसलिए यूज़ किया है क्योंकि हमने उसकी एक कॉपी बनाई थी। जो मेन डेटा है उसकी हमें ज़रूरत बाद में पड़ सकती है, इसलिए यूजेबल डेटा हमें फिर से बनाना पड़ा था। उसके अलावा अगर हम फिल स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं तो उसमें भी अलग अलग कंडीशनल्स आती है। अगर फिल वैल्यू हम मीन रखते हैं उसमें हम यूजेबल डेटा का मीन वैल्यू स्टोर करेंगे, और अगर फिल वैल्यू का मीडियन हम सिलेक्ट करते हैं तो सिमिलरली जैसे हम यूजेबल डेटा का मीन स्टोर कर रहे थे इसमें मीडियन स्टोर करने वाले हैं। और अगर इनके अलावा हम कोई स्पेसिफिक वैल्यू इनपुट करते हैं तो फिर मिसिंग वैल्यूज़ की जगह वो पर्टिकुलर वैल्यू स्टोर होएगी। अगर ड्रॉप और फिल के अलावा हम कुछ और यूज़ करते हैं
तो फिर वो एक वैल्यू एरर रेस करेगा जिसमें हमें बोला जाएगा कि फिल या फिर ड्रॉप यूज़ करना है। और ये सब करने के बाद इन केस हमारा यूजेबल डेटा एम्प्टी हो जाता है, ये वैल्यू एरर रेज होएगी कि यूजेबल डेटा बिकेम एम्प्टी आफ्टर हैंडलिंग द मिसिंग वैल्यूज़। ये होने के चांसेस थोड़े कम हैं, लेकिन क्योंकि एक आध बार ऐसा हो चुका है इसलिए ये स्टेटमेंट हमें डालना पड़ा था। और जैसे मिसिंग वैल्यूज़ को हमने हैंडल किया है वैसे ही डुप्लीकेट्स को भी रिमूव करने के लिए एक इंस्टेंस है। सबसे पहले अगर यूजेबल डेटा नन है तो फिर वैल्यू एरर रेज होएगी और फिर यूजेबल डेटा में से हम डुप्लीकेट्स को ड्रॉप कर देंगे। और अगेन अगर ये एम्प्टी हो जाता है तो वैल्यू एरर रेज होएगी। सिमिलरली हम नॉर्मलाइजेशन के लिए भी यूज़ करेंगे और नॉर्मलाइजेशन के लिए हम मिन मैक्स स्केलर यूज़ करने वाले हैं। मिन मैक्स स्केलर जो है वो हमने इंपोर्ट किया है scikit-learn से, मिन मैक्स स्केलर। नॉर्मलाइज डेटा में दो पैरामीटर्स हैं, एक सेल्फ और एक कॉलम्स, जो बाय डिफ़ॉल्ट नन है। अगर कॉलम्स नन है यानी कि जो हमारा कॉलम्स का जो इनपुट है अगर उसमें हम कुछ नहीं डालते हैं तो वो अपने आप यूजेबल डेटा में से फ्लोट वाले कॉलम्स और इंट वाले कॉलम्स यानी कि जो न्यूमेरिक कॉलम्स हैं उसे खुद से सेलेक्ट करके उसे नॉर्मलाइज कर देगा। यानी कि अगर यहाँ हम देखें एक्स वाई जी कैरेट डेप्थ और टेबल, ये जो हमारे न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं इसे ऑटोमेटिकली नॉर्मलाइज कर देगा। और अगर हम कोई वैल्यू इनपुट करते हैं यानी कि कोई कॉलम नेम्स डालते हैं तो वो कॉलम्स को हम नॉर्म कॉलम्स के अंदर स्टोर करेंगे। फिर स्केल डेटा के अंदर हम स्केलर का ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। जो हमारा स्केलर है वो मिन मैक्स स्केलर है, उसका फिर ट्रांसफॉर्मेशन होगा और वो होगा यूजेबल डेटा के उन कॉलम्स का जो हमने इनपुट किया था। फिर यूजेबल डेटा के ओरिजिनल कॉलम्स को हम रिप्लेस करेंगे हमारे स्केल डेटा से जो हमने यहाँ पर स्केल किया है। और फिर से अगर नॉर्मलाइजेशन के बाद अगर डेटा एम्प्टी होता है तो ये वैल्यू एरर रेज होएगी। नॉर्मलाइजेशन के जैसा बिल्कुल सेम है हमारा स्टैंडर्डाइज डेटा। इसमें भी हम कॉलम लेते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट नन होगा और स्केलर में हम मिन मैक्स स्केलर की जगह स्टैंडर्ड स्केलर यूज़ करेंगे और बाकी सब पूरा का पूरा सेम है। फिर हम करेंगे एनकोडिंग ऑफ कैटेगोरिकल वेरिएबल्स। इसमें भी हम कॉलम इनपुट करेंगे जो बाय डिफ़ॉल्ट नन रहेगा। अगर कॉलम्स नन रहता है यानी कि हमारा जो इनपुट है उसमें हम कोई भी कॉलम नहीं डालते हैं तो ये अपने आप यूजेबल डेटा में से उन कॉलम्स को सिलेक्ट करेगा जो ऑब्जेक्ट टाइप है यानी कि जो कैटेगोरिकल है। अगर हम कुछ इनपुट करते हैं तो उन कॉलम्स को हम कैट कॉलम्स के नाम से सेव करेंगे और ये सेल्फ कैट कॉलम्स में स्टोर होएगा। ये एक लाइन में भी हो सकता था लेकिन ऐसे भी कर सकते हैं। फिर एक और कंडीशनल है, अगर हमारे कैटेगोरिकल कॉलम्स में से कोई भी कॉलम यूजेबल डेटा के कॉलम्स में नहीं है तो फिर ये वैल्यू एरर रेज होएगी। उसके बाद हमारे पास ओरिजिनल कॉलम्स का भी एक वेरिएबल है जिसमें हम यूजेबल डेटा के ओरिजिनल कॉलम्स को स्टोर करेंगे और वो हम प्रिंट भी करेंगे। ये हम क्यों यूज़ कर रहे हैं मैं थोड़ी देर से बताऊंगा और वैसे भी आपको खुद से समझ आ जाएगा। इसको स्टोर करने के बाद हम यूजेबल डेटा को मॉडिफाई करेंगे। इसमें से हम डमीज़ को यूज़ करेंगे। पांडास का जो गेट डमीज़ फंक्शन है वो वन हॉट एनकोडिंग में काम आता है और वही हम यहाँ पे करने वाले हैं। यहाँ पे हम अपना यूजेबल डेटा जो हमारा कंप्लीट डेटा सेट है उसे यूज़ करेंगे और उसमें से उन कॉलम्स को यूज़ करने वाले हैं जो हमने इनपुट किया था और उस डेटा में से हम वो कॉलम्स यूज़ करने वाले हैं जो या तो हमने इनपुट किया था या फिर वो सारे कॉलम्स जो कैटेगोरिकल वेरिएबल्स हैं। इससे हमें नए कॉलम्स मिलेंगे और नए कॉलम्स की भी हम लिस्ट बना के उसे स्टोर करेंगे और उसे प्रिंट भी करेंगे। और जैसे ही ये एनकोडिंग होती है हम सेल्फ डॉट इज इनकोडेड में ट्रू प्रिंट करेंगे। ये यहाँ पे क्यों है? अगर आपने पहले देखा होगा गेट कैटेगोरिकल कॉलम्स वाला जो इंस्टेंस था उसे हमने इस कंडीशनल में यूज़ किया था। अगर हमने कैटेगोरिकल वेरिएबल को इनकोड किया है तो फिर हमारे कैटेगोरिकल वेरिएबल सेल्फ रहेंगे और उसके बाद हम आगे की प्रोसेसेस करते हैं और उसके बाद अगर डेटा एम्प्टी हो जाता है तो सेम वैल्यू एरर। फिर हम आउटलायर्स को रिमूव करते हैं। उसके लिए हम SciPy में से स्टैट्स को यूज़ करने वाले हैं। ये मुझे वैसे ऊपर यूज़ करना चाहिए था बट सिर्फ आउटलायर्स के इसमें ज़रूरत थी इसलिए यहाँ पे इंपोर्ट किया है। SciPy भी एक बहुत अच्छी लाइब्रेरी है जिसमें बहुत सारे स्टैटिस्टिकल मेथड्स मिल जाते हैं। स्टैटिस्टिकल मेथड इसलिए क्योंकि हम यूज़ करने वाले हैं जी स्कोर का। वो जी स्कोर इनपुट करके हम उसके बेसिस पे आउटलायर्स को रिमूव करने वाले हैं। फिर हम न्यूमेरिकल कॉलम्स देखेंगे, जो भी कॉलम्स फ्लोट या फिर इंटीजर वैल्यूज़ को कंटेन करता है उसे यूज़ करने वाले हैं। फिर जी स्कोर जो हमारा रहेगा वो स्टैट्स में से जी स्कोर लेंगे और न्यूमेरिकल कॉलम्स पे यूज़ करने वाले हैं। फिर जो एब्सोल्यूट जी स्कोर रहेगा वो इसके बेसिस पे कंप्यूट करेंगे। हमारी जो फिल्टर्ड एंट्रीज होगी वो इन दोनों पे डिपेंड करेगी, हमारा एब्सोल्यूट जी स्कोर और हमारा जी थ्रेशोल्ड। जी थ्रेशोल्ड हमारा बाय डिफ़ॉल्ट 3 रहेगा और उसके अलावा कोई और वैल्यू हम इंपोर्ट कर सकते हैं। ये जो हमारे फिल्टर्ड एंट्रीज रहेंगी
उसे हम अपने यूजेबल डेटा में रिप्लेस करेंगे। और उसके बाद डिस्प्ले यूजेबल डेटा, जो अगेन हमारे यूजेबल डेटा का हेड डिस्प्ले करता है। ये हमारा डेटा हैंडलर था जो हमारा मोस्टली बैक एंड को हैंडल करता है। आई नो इसे समझना थोड़ा मुश्किल है, मेनली बिकॉज मैं समझा रहा हूँ, मुझे समझाना ठीक से नहीं आता है और मैं भी बहुत अच्छे से बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को समझ नहीं पाता हूँ। एक एक करके हम बाकी फाइल्स को भी देखेंगे और जैसे जैसे हम सारे फाइल्स को देख लेंगे तो हमें एक दूसरे का इम्प्लीमेंटेशन समझ में आएगा। तो अभी के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही, जो डेटा हैंडलर है। आपके पास कोई भी सजेशन या फिर क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, अगली वीडियो में हम दूसरे फाइल का एक्सप्लेनेशन देखेंगे और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।